हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के नए टॉपिक से। टॉपिक का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग में होते हैं तो उसका मतलब ये क्या होता है कि हमारे पास सीपीयू की जो रैम होती है, सीपीयू होता है मतलब उसके पास रैम की जो मेमोरी होती है उसमें मल्टीपल प्रोसेस काम करती हैं, और मल्टीपल प्रोसेस में से हम हमको किस प्रोसेस को सीपीयू देना है और कितनी टाइम तक देना है, इस फंक्शन को हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। देखो, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना है हम लोग को। तो इसमें मैं भी इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा। देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग वी कैन से दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस हाउ टू एलोकेट processor time among all the ready process. Time among all the ready process. This allocation is referred as scheduling. Scheduling is the fundamental operating system function. तो अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, तो देखो ये क्या काम कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिटरमाइन करता है कि जो हमारा प्रोसेसर है उसको कौन कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए हम देंगे। ठीक है ना। सपोज करो हमारे पास P1 है, एक प्रोसेस हमारे पास P2 है, एक प्रोसेस हमारे पास P3 है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस आपकी सपोज करो n तक है, Pn तक प्रोसेस है। ठीक है। ये प्रोसेस रेडी क्यू में किस में है? रेडी क्यू में। किस में है? रेडी क्यू में प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस में आपका? रेडी क्यू में है। रेडी क्यू प्रोसेस की बहुत सारी स्टेट होती है, तो ये क्या होती है? रेडी क्यू। क्या होती है? रेडी क्यू। ये रेडी क्यू में पड़ी हुई है। अब एक होती है रेडी क्यू, एक होती है रनिंग क्यू। रनिंग स्टेट होती है। अब रनिंग स्टेट में आपके यहाँ पे प्रोसेसर काम करता है। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोसेसर की। किसकी बात करता हूँ मैं? ये आपका यहाँ पे प्रोसेसर है। क्या है? ये आपका प्रोसेसर है। अब क्या होता है कि इस प्रोसेसर के पास इनमें से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जाएगी, और इनमें उसके बाद कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो इस फंक्शन को ही हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है ना। तो हम जब सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एट मैक्सिमम लेवल। ठीक है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है अपर लेवल तक यूटिलाइजेशन करे प्रोसेस का, यानी कि वो हमेशा क्या रहे? एक तरीके से बिजी रहे, और मतलब पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करे। तो वहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को पूरा करने के लिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। नंबर सेकंड क्या है? एलोकेशन ऑफ सीपीयू शुड बी फेयर। अब फेयर का मतलब होता है यहाँ पे निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष। यानी कि सपोज करो कि P1 P2 P3 और डैश Pn तक है। अब मान लिया मैंने P1 को सीपीयू दे दिया, P1 को आपको प्रोसेसर मिल चुका है, P1 को प्रोसेसर मिल चुका है, उसके बाद P2 को प्रोसेसर मिला, उसके बाद P3 को प्रोसेसर मिला। अगर इनको एक एक बराबर टाइम के लिए सीपीयू हमें प्रोसेसर दिया जा रहा है, तो वो ठीक है कि मतलब P1 दिया हमने प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट किया, रन किया और टर्मिनेट कर दिया काम होने के बाद। उसके बाद P2 को दिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लिया P1 को हम दे रहे हैं प्रोसेसर को, P1 को ही वो लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, P2 को वो नहीं दे रहा, या P3 भी नहीं जा पा रहा प्रोसेसर के पास। तो इस कंडीशन में स्टारवेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टारवेशन आ जाता है। स्टारवेशन आ जाता है यानी P3 को स्टारवेशन हो जाएगा, यानी कि भुखमरी आ जाएगी। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भुखमरी होता है। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि हमारा जो है, हम हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम के लिए प्रोसेसर दें और एक निश्चित टाइम के लिए प्रोसेसर दें, ये डिसाइड करने के लिए भी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग करनी होती है। अगर सीपीयू शेड्यूल नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कौन सी प्रोसेस किसको जाएगी, तो यहाँ पे मतलब कोई मतलब इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या है? थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम। देखो, आप क्या चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम आना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जो भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसमें में क्या हो जाए कि हर एक प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट हो, हर एक प्रोसेस का अपना मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ये भी एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके पास? मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्या आपके पास? मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। अब मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, इसमें टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही हमारे लिए अच्छा है।
अब टर्न अराउंड टाइम क्या है? देखो, टर्न अराउंड टाइम वैसे तो बहुत सारे टाइम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब हम सीपीयू का शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं टर्न अराउंड टाइम के बारे में बता देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, माइनस अराइवल टाइम। ठीक है ना, अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम यानी कि कोई प्रोसेस है जिस टाइम पर वो आई है सीपीयू के पास, एक टाइम ऑफ यूनिट में वो आई होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम बोलते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है कि कितना उसको टाइम लगा अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, कितना उसको टाइम लगा, वो होता है कंप्लीशन टाइम। एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे को बैंक में जाना है और पासबुक में एंट्री करानी है, और पासबुक में एंट्री कराने के लिए मैं मतलब 12 बजे मैं बैंक में पहुंचा। 12 बजे मैंने क्या किया? बैंक में एंटर किया। तो ये जो मेरा 12 बजे जो मैंने एंटर किया ना बैंक में, वो मेरा अराइवल टाइम है। मैं बैंक में कब आया? 12 बजे आया। और मेरे को लगभग लगभग बैंक में आधा घंटा लगा, यानी कि मैं 12:30 बजे वहाँ से, 12:30 बजे मैंने अपना काम फिनिश किया। मैंने अपना काम क्या किया? फिनिश किया। तो वो मेरा कंप्लीशन टाइम, मैंने कंप्लीट कब किया? 12:30 बजे। आया कब तक मैं? 12 बजे। तो जो टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या लगा? 30 मिनट। टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या लगा? 30 मिनट लगा। यानी अगर मैं क्या काम करता हूँ, मेरा जो अराइवल टाइम है वो है 12 बजे, कि मैं 12 o'clock को पीएम को आया। रात को तो मैं जा नहीं सकता, एम को तो नहीं जा सकता, पीएम को ही जाऊँगा। ठीक है, और मेरा वहाँ पे जो कंप्लीशन टाइम है, मतलब मैंने कितनी देर में अपना काम कंप्लीट किया, जो वहाँ पे मेरे जो कंप्लीशन टाइम है, वो सपोज करो कि 12:30 पे मैं अपना काम फिनिश किया है। 30 मिनट पे मैंने अपना काम फिनिश किया। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 30 मिनट। टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 30 मिनट। तो हर एक प्रोसेस का, चाहे वो पी, अब ये 30 मिनट हो, यानी 30 मिनट तक मैं बैंक में था। इसका मतलब तो यही है। अब मान ले सपोज करो कि ये, अब ये कैसे है कि जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब मान ले P1 है, P1 को कंप्लीट होने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम है। सपोज करो कि P1 जब प्रोसेसर को मिलेगा, उसको कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट चाहिए। कितने चाहिए? 10 मिनट उसको चाहिए। लेकिन 10 मिनट चाहिए, लेकिन वो उसका टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है? मतलब जितना टर्न अराउंड टाइम होगा उतनी ज़्यादा एक सीपीयू पे वो काम करेगा। मतलब अगर इसका टर्न अराउंड टाइम मैं कर दूं 1 घंटा, तो 1 घंटा क्या है? P1 का टर्न अराउंड टाइम है। तो यानी कि प्रोसेसर 1 घंटे के लिए P1 को पे काम करता रहा, बाकी सारे वेट करते रहे। तो मान लीजिए जितना टर्न अराउंड टाइम होगा उतनी ज़्यादा आप मल्टी प्रोग्रामिंग कम कर पाओगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं या कोई भी हम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पकड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम होना चाहिए टर्न अराउंड टाइम, तो उतनी ज़्यादा सीपीयू शेड्यूलिंग आपकी अच्छी रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आपका सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। सीपीयू शेड्यूलिंग का मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। ठीक है ना, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखे। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम होता है, अराइवल टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, कंप्लीशन टाइम होता है, बर्स्ट टाइम होता है। तो डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि जितने भी हम आगे एल्गोरिथम करेंगे, जैसे वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट हो, सॉर्टेड जो फर्स्ट हो, राउंड रोबिन हो, तो वहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।